250 पैकेट 100 रुपए का, कितने का धंधा रोज कर रहा है? 25,000। 25,000 में बोलता हूँ 20% भी कमाता है तो कितना पैसा कमा रहा है? 5,000 आज एक IT इंजीनियर की कितनी सैलरी है महीने की? 50,000 रुपये, 1.5 लाख तो भी कमा ही रहे हैं। तो जो जिसका भी बिजनेस स्केल नहीं हुआ है ना, आप ऐसा समझिए वो अपनों से प्यार करता है, और जिसने बिजनेस को बड़ा कर लिया वो सिस्टम से प्यार करता है। सबसे बड़ा भारत के बिजनेसमैन के साथ तकलीफ ही है, इत्तू सा धंधा करता है वो 100-200 करोड़ का, और उसको लगता अहम ब्रह्मास्मि, अपनी ब्रह्मा है, अपनी विष्णु, अपनी महेश, सब कुछ अपनी है, ये तो मैंने ही बनाया। बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ सर फिर भी बहुत कम GST, आप आउट ऑफ इंडिया के, क्योंकि आप तो खुद फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आउट ऑफ इंडिया की चीज़ें देखो सर, हमारे यहाँ तो इनकम टैक्स देने वाले 10% से भी कम लोग हैं, 2-5% ही। ठीक, और सब्सिडी लेने वाले सब है, फ्री में राशन लेने वाले 80% लोग हैं। सर जितने भी भारत में फ्रेंचाइजी बिजनेस बंद हुए हैं, 100 में से 99 ने यही मिस्टेक की है, और जितने भी चल रहे हैं वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनने फ्रेंचाइजी देने के पहले, अपना पार्टनर बनाने के पहले उसका 100% इवेल्युएशन किया कि ये मेरा पार्टनर बनने लायक है कि नहीं है। कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना नया, हम पहले दिन से एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, नंबर 1 थिंग। ना हम कोई मार्केट सर्वे करते हैं, ना हम कोई रिसर्च करते हैं, ना हम कोई कॉपी शेमलेसली। एग्जैक्टली, मैं भी इस पे बहुत बिलीव करता हूँ। कॉपी शेमलेस, अगर वो कोई सक्सेसफुल मॉडल कोई लेके आया है, यू हैव टू कॉपी इट। क्यों आपको दिमाग लगाना है? व्हाई यू हैव टू पुट द ब्रेन ऑन दैट? और ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि आप में जितनी ताकत हो आप उतना उत्पादन कर लो, बेचने के लिए मुझे फोन लगाना, मैं बिकवा के दूंगा। मतलब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भारत में हर व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है कि मेरा अधिकार है अच्छी रोड मिले, पर अपनी जिम्मेदारी की बात नहीं करते। भाई तेरी जिम्मेदारी भी तो है कि तू थूके ना उस पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज नाइन टॉक्स में। आज हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। हमारा ये प्रयास रहता है कि आपकी बिजनेस जर्नी के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, बिजनेस के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आपको एक स्टेप अहेड करने का प्रयास है। हम आपके फाइनेंशियल अबंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को एक स्टेप आगे बढ़ाएं, यही हमारा कोशिश रहती है। और आज बिजनेस की बात करते हैं कि बिजनेस आज इंडिया में सक्सेसफुल, फेलियर या बढ़ते क्यों नहीं, ग्रो क्यों नहीं करते हैं। या अगर आपने देखा होगा कि एक हमारे यहाँ से अगर मैं बात करूँ, एक किराने की शॉप है, वो उसके दादा भी वहीं बैठते थे, उसके पापा भी वहीं बैठते थे, आज बंदा भी वहीं बैठता है। प्लस अगर आपने मिठाई की शॉप पे जाएंगे, वो भी वहीं करता था। इसमें ग्रो क्यों नहीं हुए? कोई साड़ी की शॉप में है, अगर आप आसपास के बिजनेस को देखेंगे, ग्रो क्यों नहीं हुए? और जबकि अगर आप बाहर के कंट्रीज़ में देखेंगे, अमेज़ॉन को देखेंगे, वर्ल्ड वाइड चले गया। फ्लिपकार्ट देखेंगे, वर्ल्ड वाइड आ गया। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आपके गूगल, आपके फेसबुक, हर जगह आ गया। तो ऐसा फ़र्क क्या है साइकोलॉजी के बारे में बिजनेस को? और क्या साइकोलॉजी आपके बिजनेस को बनाती है? क्या आपके माइंडसेट बनाती है? और क्या रीज़न है किसी बिजनेस को बढ़ने का, घटने का? तो आज पे बात करेंगे। और आज मैंने बुलाया चित्रेश जी को। चित्रेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और सर, मैंने तो पहला क्वेश्चन ही मैंने ये सोचा है और मेरे थॉट में यह है कि बिजनेस जो कि मैंने इंट्रोडक्शन किया तो मेरे को यही मन में आया कि सर, वो आज मुझे याद है किराने की शॉप है मेरे यहाँ पे, वो दादा, मैं उनके दादा को भी देखता था। दादा के बाद बेटा आया, बेटे के बाद उनका बेटा आ गया, अभी पोता भी बैठ रहा है वहाँ पे। वो दुकान बड़ी नहीं है, बस थोड़ी सी उन्होंने थोड़ा सा जगह बना दी है। प्लस अगर फर्नीचर चेंज हो गया, फर्नीचर चेंज हो गया, फर्नीचर भी सब चेंज नहीं हुआ, उसको सिर्फ माइका चेंज हुई है। फर्नीचर भी वो भी वही है, मतलब फर्नीचर, बोर्ड भी सर चेंज नहीं हुआ है, बोर्ड में बस कलर चेंज हुआ है। प्लस वही सर, एक साड़ी की दुकान है, उनकी भी मतलब ऐसा ही हुआ है कि वो जिससे मेरी मम्मी साड़ी लेती हैं अभी भी वही है, कुछ चेंज ज़्यादा हुआ नहीं है उसमें। अभी वो मेरे को पर्सनली जानते हैं हम लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वहाँ अगर हम कहीं बिजनेस के बारे में देखें, वो कुछ 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड कर देते हैं। जैसे अगर आप फेसबुक की बात करूँ, ग्लोबल लेवल पे बात करूँ, आप अक्रॉस द वर्ल्ड है, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। ये फ़र्क क्यों सर? माइंडसेट का फ़र्क है, किस चीज़ का फ़र्क है? थोड़ा अगर आप बताएंगे तो दैट वुड बी वेरी नाइस सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल पंकज भाई, पहले तो पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से हमारे जैसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बन रही हैं, और बहुत सारे लोग आपसे एडवाइस लेके अपना पैसा को वेल्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब पैसा होना और वेल्थ होना दोनों में बड़ा फर्क होता है, बहुत फ़र्क है। तो आप पैसे वालों को वेल्दी बना देते हैं, ये आपकी एक अच्छी कला है। थैंक यू सो मच। तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सवाल पे आते हैं पंकज भाई। देखिए, बिजनेस आज से 50 साल पहले जो होता था ना, और आज जो होता है, उसमें बहुत बड़ा चेंज आ गया है। पर बिजनेसमैन जिसने अपनी गद्दी को छोड़ा नहीं, जिसने अपने जिस जगह पे बैठता था उससे बाहर नहीं निकला, उसको पूरी दुकान ही पूरी दुनिया लगती है। ओके, ठीक है। तो जो जिसका भी बिजनेस स्केल नहीं हुआ है ना, आप ऐसा समझिए वो अपनों से प्यार करता है,
और जिसने बिजनेस को बड़ा कर लिया वो सिस्टम से प्यार करता है। ओके ओके। अपनों से प्यार करने का मतलब वो पैसे काटने के काम पे, पैसे लेन देन के काम पे या तो खुद बैठेगा या अपने खून को ही बिठाएगा। अपने बेटे को बिठाएगा, अपने पोते को बिठाएगा, उन्हीं को बिठाएगा। तो वो अपनों से प्यार करता है, इसलिए उसकी वो दुकान है ना वो एक से एक ही रही। गले में बैठना है उसको, उसे बैठाना है। अपनों से प्यार करता है ना उसको, वो विश्वास किसी पे नहीं करता। हाँ हाँ हाँ। और जिस भी व्यक्ति ने सिस्टम प्रोसेस पे विश्वास किया है, जिस भी व्यक्ति ने सिस्टम को अपना बेटा बनाया है, वो व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में जा सकता है। ठीक, अपन विदेशों की छोड़ दो, अपन देश की बात करो। आज हल्दीराम पूरे इंडिया में छाया हुआ है। बिल्कुल। आज आपके भोपाल के पास का चाय सुट्टा बार बिल्कुल पूरे इंडिया में छाया हुआ है। बिल्कुल। आज हमारे एक मित्र हैं वडोदरा के, अजय कैफे के नाम से उनकी फ्रेंचाइजीज हैं। आज उन्होंने 3 साल में पूरे गुजरात को भर दिया। तो मैं तो बिजनेसमैन को गाइड करता हूं, तो मैं से आपको 25 नाम गिना दूंगा जिन्होंने एक दुकान से शुरू की और आज पूरे भारत देश में वो किसी भी एक एरिया में अच्छा काम कारोबार है उनका। उनमें और इनमें केवल साइकोलॉजी, सोच का फर्क रहा। अच्छा ओके। एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स पुरानी सोच के कि मैं हर सब कुछ पकड़ के रखूंगा, सब पे अपनी कमांड रखूंगा, अपना कब्जा रखूंगा। वो हमेशा एक ही जगह पे कब्जा रख सकते हैं। और जो ये कब्जा छोड़ते हैं ना, जो ये पकड़ छोड़ते हैं और ये पकड़ छोड़ के सिस्टम को दे देते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में अपना साम्राज्य बना सकते हैं। ओके ओके, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बेटा धोखा दे सकता है, डेटा धोखा नहीं देता है। अच्छा, वेरी नाइस, है ना, वेरी नाइस। बेटा धोखा दे देगा पर डेटा का भी धोखा नहीं देता। तो जब आप बेटे की जगह डेटा पे भरोसा करोगे ना, डेटा मतलब सिस्टम पे जब आप भरोसा करोगे, तो वही सिस्टम एक बार आपने, मान लो आपने एक दुकान खोली, अब आपने दुकान खोलने के पहले 2-3 साल में सब कुछ जज कर लिया कि इस धंधे में क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे धंधे को हम नेक्स्ट लेवल पे ले आ सकते। अब आपको ये फिगर आउट करना है कि कैसे मैं इस धंधे में किसी दूसरे आदमी को बिठा के उस व्यक्ति के भरोसे इस पूरे धंधे को चला सकूं। जिस दिन वो हो जाए, अब आप फिगर आउट करो कि कैसे मैं ऐसा सिस्टम डाल दूं कि ये जो बंदा बैठा है चोरी ना कर सके, पूरा इस पे मेरी 100% कमांड रहे। रोज शाम को मुझे पता चल जाए कि धंधे में क्या अप हो रहा है, क्या डाउन हो रहा है, क्या आया क्या गया, एक प्रॉपर डैशबोर्ड हो जिसमें मेरे को पूरी रिपोर्ट मिल जाए। ये 3 स्टेप में आपने काम कर लिया। पहले धंधे को पूरा सेटल कर लिया, दूसरा धंधे में एक आदमी को बिठाया, तीसरा उस आदमी की जगह सिस्टम को भी बिठा दिया, आदमी के साथ सिस्टम को बिठा दिया। और जब ये पूरा धंधा सिस्टम डिपेंडेंट हो गया, तब फिर आप चाहे एक दुकान खोलो, चाहे 1000 दुकान खोलो, सिस्टम धंधा चलाएगा, आपको धंधा चलाने की जरूरत नहीं है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मतलब सर, एक सिस्टम जब बनाते हैं अपन, तो उससे आप 100x तक जा सकते हो, 1000x तक जा सकते हो, इतना पोटेंशियल है। सर आज स्विगी जोमेटो क्या कर रहे हैं? हाँ, सिस्टम पे ही कर रहे हैं पूरा काम। ठीक, आज ओला उबर क्या कर रहा है? वो भी वही कर रहे हैं। उनका सिस्टम, उन्होंने एक ऑटोमेशन, ऐसा नहीं टैक्सी नहीं थी पहले भी थी। हाँ, ऐसे नहीं, अब हम रेस्टोरेंट से पहले नहीं जाते थे, पहले भी आते थे, वो होम डिलीवरी पहले भी करते थे, लेकिन इन्होंने एक अलग सिस्टम बनाया, पूरा इंटीग्रेशन कर दिया। ये तो चलिए अच्छे लेवल पे हो गया, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे। मैं और छोटे लेवल के बिजनेस की बात करता हूँ। आज प्रॉम्प्टो नाम का एक छोटा सा ऐप शुरू हुआ। घर में पता क्या काम करा रहा है? आपके यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए बाई नहीं आ रही ना, आप मैसेज करो जिस जगह पे उसकी सर्विस है, 10 मिनट में आपके घर पे बाई आ जाएगी काम करने वाली, 10 मिनट पे खाना बनाने वाला आ जाएगा। आज अर्बन क्लैब क्या कर रहा है? ये भी तो यही कर रहा है। हाँ, अर्बन क्लैब आपके घर पे आके शेविंग करके चला जाएगा। सही बात है। हाँ, तो जिसने भी सिस्टम्स बना लिए, सिस्टम्स, वो कहीं पे भी धंधे को स्केल कर सकता है, किसी भी लेवल पे स्केल कर सकता है। सर, सिस्टम बनाना मतलब ऑटो पायलट पे करना, ऐसा बोल सकते हैं? सर, सिस्टम बनाने का एकदम सरल शब्दों में आप समझो, जो भी काम रिपीटेड हो रहे हैं, उन कामों के रिपीटेशन का रिपोर्ट लेने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर देना। अच्छा, ओके। जो भी काम रिपीट हो रहे हैं, उन कामों का ऑर्गेनाइज तरीके से रिपोर्ट मिलने वाला एक काम तैयार कर देना। अब मतलब अकाउंटेबिलिटी डाल देनी है अपने को बेसिकली, कि आपको पता रहे, मतलब आप दुनिया में कहीं भी रहो, आप दुबई में घूम रहे हो और आपको पता होना चाहिए कि आज मेरी दुकान में 1 लाख रुपए का माल आया है और 1,15,000 का माल बिका है। ये आपको दुबई में बैठे बैठे पता होना चाहिए। ओके ओके, ठीक, ये एकदम सरल भाषा में सिस्टम का ये मतलब है। अब इसको हम डेप्थ में करेंगे तो 1 घंटे का पॉडकास्ट क्या 3 घंटे भी कम पड़ेंगे, पर सरल भाषा में आप ये समझो, जो भी काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिपीटेबल है, बार बार होते हैं, कई बार होते हैं, उन सबका एक पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर देना, जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक सिंगल आदमी के हाथ में पूरी सिस्टम की रिपोर्ट आ जाए और वो सिंगल आदमी भी चाह के भी
उस सिस्टम में कोई छेड़खानी ना कर सके। ओके ओके। मतलब वो खुद भी चाह लेना कि मैं इसमें कुछ कर सकूं तो ना करूं। और ये क्योंकि आपने खुद धंधा बिल्ड किया है तो आपको पता है कहां कहां लूप होल हो सकते हैं। तो ये हर व्यक्ति के हिसाब से, हर धंधे के हिसाब से अलग बनेगा, पर क्योंकि आपने जीरो से धंधा बिल्ड किया है तो आपको इसके एक लूप होल पता है। हाँ। आपको पता है कहां चोरी हो सकती है, आपको पता है कहां मिलावट हो सकती है, आपको पता है कहां कस्टमर से गड़बड़ी हो सकती है। अब मैं एक सिस्टम की आपको बात बताता हूं। हमारे एक क्लाइंट हैं मुंबई में, उनके कपड़े का बिजनेस है। तो उनकी 6-7 दुकानें अलग अलग। तो 6-7 दुकानें होने पे उनके यहाँ एक कमी थी कि कस्टमर रिपीट नहीं आ रहे थे। मतलब बहुत अच्छा धंधा था पर कस्टमर रिपीट, नए कस्टमर आ रहे थे, रिपीट नहीं आ रहे थे। तो अब फाइंड आउट किया कि क्या इसमें गड़बड़ी है और कैसे इसको फिगर आउट करें। हमने एक छोटा सा सिस्टम रख दिया। हर सेल्समैन को बोला कि यदि तुम्हारा कस्टमर रिव्यू देके जाएगा तो तुम्हें हम 10 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे देंगे। ठीक, कपड़े का कारोबार था। उसने सिस्टम पे रिव्यू लेने चालू कर दिए। जैसे ही रिव्यू आना चालू हुए तो रिव्यू में हमें पता चल गया कि रिपीट कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है। क्या रीजन था सर? एन नंबर ऑफ रीजन थे। फॉर एग्जाम्पल के वैरायटी की कमी मिल रही है मान लो, अच्छा, इसलिए नहीं आ रहा है, या सेल्समैन का व्यवहार ठीक नहीं लगा इसलिए नहीं आ रहा है। तो जब वो फीडबैक लेने का सिस्टम डाल दिया तो सिस्टम से पता चला क्या रिपीट क्यों नहीं आ रहे कस्टमर, और उस पर इंप्रूव करके फिर अपन जैसे उस पर इंप्रूव किया धंधा बढ़ गया। आज उनके सोशल मीडिया पे 30-40 हजार रिव्यू हैं। केवल 10 रुपए के इंसेंटिव से 40 हजार रिव्यू आ गए। अब जब वो 40 हजार रिव्यू पढ़ते हैं बाकी के लोग जो उस दुकान पे आज तक नहीं गए, तो 40 हजार रिव्यू पढ़ते हैं ना, तो उन रिव्यू की पॉजिटिविटी देख के वहां पहुंच जाते हैं। यार इतने सारे रिव्यू हैं, मतलब हाँ, इतने सारे लोगों ने कम से कम एक तो चीज ली होगी, है ना। हाँ। तो अब ये खाली एक छोटा सा सिस्टम डाला, चीजें चेंज हो गई। तो आप क्योंकि खुद उस बिजनेस को किए हुए हो तो आपको पता है धंधे में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं। आप अपने हिसाब से धीरे धीरे चीजें बनाओ, और जब चीजें आप डेवलप करोगे तो शुरुआत में थोड़ी अड़चन आएगी, पर उस पर बार बार पीछे काम कर करके उसको इम्प्रूव कर लो। सर आपने जब एक चीज़ बोली कि जब हमारा दादाजी या कोई भी है वो अपने आप को अपनों को भरोसा कर रहा है, ये आपने बहुत एक चीज़ बोली कि मेरे को याद है कि मेरे एक अंकल हैं, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, मैं सर बेसिकली ट्रांसपोर्ट फैमिली से हूँ, मेरे पिताजी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उनका ट्रांसपोर्ट है सर। उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, वो लोगों पे विश्वास ही नहीं कर पाया, एम्प्लॉय पे विश्वास नहीं कर पाया। उनको हमेशा लगता है कि यार ये चोरी करेगा, वो ग्रो ही नहीं हो पाया। मतलब उनको, जबकि उनका बिजनेस जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है सर वो 1951 से है, 1951 से, और अभी भी टर्नओवर उनका कुछ 7-8 करोड़ ही होगा। और अभी एक और मेरे जो दूसरे कज़न हैं उन्होंने स्टार्ट किया, विच इज़ लाइक 2013 में उन्होंने चालू किया, 250 करोड़ का टर्नओवर है उनका, ट्रांसपोर्ट का ही पूरा डिजिटलाइजेशन किया। जब आप बोल रहे हो कि हाँ ये मैं समझ पा रहा हूँ कि अपना वो विश्वास ही नहीं कर पाते हैं वो में, और ऐसा नहीं सर ये पास नहीं हुआ है, मतलब दादाजी भरोसा नहीं किया, उसके पापा ने भी नहीं किया, अभी बेटा भी नहीं कर रहा है। मतलब ये क्या जनरेशनल चलता है, इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं कि भरोसा, मतलब क्या ये कि ऐसा चलता ही रहेगा ऐसे ही पास ऑन, मतलब कि इसको कर सकते हैं कि क्या कैसे शिफ्ट करें इसको, कैसे चेंज करें? बहुत गहरा सवाल पंकज भाई। देखिए क्या होता है जब आप फैमिली बिजनेस में होते हैं ना, तो जैसे मान लो मैं मेरे पापा के फैमिली बिजनेस में हूँ, तो मैं मेरे पापा के बाजू में गद्दी पे बैठूंगा। जब मैं बाजू में गद्दी पे बैठूंगा ना, तो मैं मेरे पापा की सारी एक्टिविटीज से अपने आप को सीखूंगा, है ना। अब एक छोटा बच्चा होता है जिसको बोलना नहीं आता, ठीक है, मेरा बेटा है छोटा सा 3 साल का, तो वो जो मैं मान लो उसकी मम्मी ने कोई शब्द ऐसा बोला है घर पे, मान लीजिए रात में मैं घर पे पहुंचा और उसने कोई ऐसा नया शब्द बोला है, तो मैं तुरंत उसकी माँ से पूछता हूँ कि ये शब्द इसके मुंह में कहाँ से आया, या तो टीवी से आया होगा या तुमने बोला होगा। सही बात है। वैसे ही व्यापार में जब दादाजी और पिताजी साथ में बैठे तो दादाजी को देख देख के पिताजी ने सीखा, तो उनके अंदर वैसी बाय डिफॉल्ट चीजें आ जाएंगी, और उनसे फिर पोते में भी वही बाय डिफॉल्ट चीजें आ जाएंगी। सही बात है। पर इसको 100% तोड़ा जा सकता है जब आप बाहर के लोगों से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दो। ओके। आज भारत में सबसे बड़ी विडंबना यह है पंकज भाई, 100 में से 95 बिजनेसमैन ने एक दूसरे को देख के धंधा करना सीखा है, किसी ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली ही नहीं। सर आपने 95 में मतलब इसको करेक्ट कर 99.9%, मतलब थोड़ा सा उसको और करेक्ट कर 99%। मैं सर मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं, मैं सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं उनको बोलता हूँ कि सर आपके यहाँ पे, क्योंकि सर आज हमारे पास हमारा फाइनेंशियल्स तो आते हैं सर, हम देखते हैं कि आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, जबकि ईवी सेक्टर, जैसे एक अभी एग्जाम्पल देता हूँ सर, एक अभी एग्जाम्पल सोलर है ना, सोलर में सर बूम है अभी, वो सर पिछले 15 साल से कर रहे हैं, उनका डी ग्रोथ हो रही है इस समय पे, जहाँ बूम है।
कुछ ना कुछ तो मिस कर रहे हो, आप ट्रेनिंग लो, कुछ करो यार। हमको सिखाएगा कोई 15 साल, हमको मेरे को सिखाएगा कोई? मैं 20 साल का, मेरे को तजुर्बा है, मेरे को ये नया सिखाएगा? ये भी एक बड़ा माइंडसेट का कमी है। तो सर ये 99% है सर। मैं आपको इस पे एक इंसिडेंट बताता हूँ बहुत अच्छा मुंबई का। मैं 3 साल पहले मुंबई भी रहता था जी। तो ऐसे ही किसी से संवाद हो रहा था, मैंने किसी बिजनेस ट्रेनिंग की बात की तो उसने मुझे सेम डायलॉग मारा, अरे उसको बोला मैं धंधा सिखाता हूँ, ये दुकान मैंने खड़ी की है, वो बहुत सारी बात बोली। तो मैंने उनको एक ही बात पूछी, मैंने कहा भाई साहब कितने साल से धंधा कर रहे हो? तो बोले 28 साल हो गए मुझे। मैंने कहा कितने का टर्नओवर है? तो उन्होंने कुछ करोड़ धंधा बताया। मैंने कहा भाई साहब यदि आपने 28 साल में इस धंधे का 10% भी अपनी लर्निंग में लगाया होता ना तो ऐसी 100 दुकानें आपकी होती। और मैंने उनको ही फील्ड का एक और आदमी बताया जो पिछले 6 साल से धंधा कर रहा था, जिसकी 110 दुकानें थी। मैंने कहा उसमें और आप में केवल एक ही फर्क है कि उसने जो कमाया, उसकी कमाई का उसने 5-10% पैसा अपने यहाँ पे लगाया लर्निंग में, और आप इसी घमंड में बैठे हो कि मेरे को 28 साल का एक्सपीरियंस और मेरा इतना बड़ा धंधा है, और आपको लग रहा है ना बड़ा धंधा है। आपके धंधे के बाहर आपको कुत्ता भी नहीं जानता, इंसान तो छोड़ दो, जिनके साथ आप रेगुलर बिजनेस करते हो ना, उस लॉबी को छोड़ दो और बाहर निकलो तो आपको कोई नहीं जानता, आपने कोई बड़ा काम नहीं अचीव किया। सबसे बड़ा भारत के बिजनेसमैन के साथ तकलीफ ही है, इतू सा धंधा करता है वो 100-200 करोड़ का, और उसको लगता अहम ब्रह्मास्मि, अपनी ब्रह्मा है, अपनी विष्णु, अपनी महेश, सब कुछ अपनी है, ये तो मैंने ही बनाया। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी तकलीफ ही है। और जिस भी व्यक्ति ने सोच लिया ना, उसका पतन चालू है, उसका पतन चालू। ग्रोथ तो सर बहुत दूर का है, पतन है। मैं तो डाउनफॉल की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बोले बंगरे। तो उस बिजनेसमैन को मैंने जब उसके कैटेगरी के बिजनेसमैन से की बात करी तो अच्छा, उससे मिलवाया भी मुझे उसी ने था। अच्छा। तो मैंने उसको एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा भाई साहब आपने मुझे इससे मिलवाया, ये मेरे साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा है और आप मुझे इससे पहले से जानते थे, तो आप मुझे खाली बात करने तो बुलाते हो, आपने कुछ काम नहीं किया। इसने 2 साल मेहनत की मेरे साथ, तो आप देखो रिजल्ट। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया था, उसकी सोच थी। वो जहां गलती कर सकता था मैंने वो गलती करने से रोका। तो एक कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति है ना, यदि आपके जीवन में पंकज भाई आप 100 गलती करने वाले और कोई प्रोफेशनल आदमी ना आके आपकी 3 गलतियां भी बचा दी ना, तो काम हो गया। तो आपकी वो 3 गलती से आपके 3 साल बच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो होता है ना कि मुझे सब आता है, उसको लेके आओ, मैं धंधा सिखाता हूं, ऐसे लोग बड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनके खुद के दिमाग में जितना वो कर चुके हैं उससे ज्यादा बड़ा करने की उनकी हैसियत ही नहीं थी, उनकी सोच ही नहीं थी, इसलिए वो बड़ा नहीं कर पाए। एक मेरे अपने फ्रेंड को भी मैंने एक सजेशन दिया। फ्रेंड क्या, क्लाइंट है मेरे, क्लाइंट में फ्रेंड है, उनके बचपन से जानता हूँ मैं उनको, और मेरे अभी नए नए क्लाइंट बने। तो उनको मैंने ये बोला कि जब हमारी बात हुई डिस्कशन, के दादा भी थे और पापा, तो मैंने बोला देखो टाटा, अंबानी और अदानी की बातें करें, ये क्यों बने? ये जनरेशन चल रहे हैं सर, ये वेल्थ, मतलब देखो सर, ऐसा नहीं है कि आप ये 10 साल हुए, 5 साल हुए, आप बता रहे हो कि मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं 30 साल में, अगर उन्होंने वो 0 से स्टार्ट किया, आज वो 1 लाख करोड़, मतलब टनो, आप समझ रहे हो कि इंडिया की वेल्थ, मतलब अपन गिन नहीं सकते उतना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसमें ले, तो फर्क क्या है? तो उन्होंने बोला नहीं पता। तो मैंने बोला चेंज, वो वक्त के साथ बदलते गए। पहले रिलायंस ने कभी जियो थोड़ा स्टार्ट किया था डे 1 पे, पहले पेट्रोकेमिकल पे आया, पेट्रोकेमिकल पॉलिस्टर पे आया, पेट्रोकेमिकल से पहले सर पॉलिस्टर, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरीज, जियो, टेलीकम्युनिकेशन, ये अभी रिटेल स्पेस, फिर उसके बाद फाइनेंस, म्यूचुअल फंड, इस हर चीज में आ गए। तो क्योंकि वक्त के साथ चेंज होते गए। अभी बोल रहे हैं डाटा इज ए न्यू ऑयल, उनका ये एजीएम में मुकेश अंबानी जी ने बोला है। तो चेंज होते गए तो उनका हुआ। अगर आप यही बोलो, अगर आप किराने वाली शॉप है, ये पहले इनका कंपटीशन 1 थी, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, धंधा तो कम ही हुआ है ऑलरेडी। आप अगर देखोगे पिछले धंधा, और हर बिजनेसमैन को बोलोगे प्रॉफिट कम है, तो इसलिए ही है वो। तो ये जो है चेंज वाली आपने बात बोली, बहुत सही बोली कि सर चेंज नहीं है तब तक तो गड़बड़ ही है पूरा। मेरे एक मित्र इस पे एक बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते रहो और दुनिया के हिसाब से खुद को बदल लो, क्योंकि जब दुनिया आपको बदलेगी ना तो बहुत तकलीफ होगी। यदि आप धंधे में अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे और आप नहीं बदलोगे तो दुनिया जिस दिन आपको बदल देगी उस दिन आपको बहुत तकलीफ होगी। मतलब जिस दिन दुनिया तुम्हारी जगह किसी दूसरे दुकानदार को चूज कर लेगी, बस खत्म, आप तो उस दिन डाउनफॉल हो गया आपका। बिल्कुल सही बात है। तो सर 2026 में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या चेंजेस करने चाहिए एक बिजनेसमैन को? सर मैं 2026 नहीं, मैं लॉन्ग टाइम की एक बात समझाता हूँ आपको। कोई भी बिजनेस जब आप शुरू कर रहे हो ना, पहले 5 साल, 3 से 5 साल आप पूरा
मजदूर बन के काम करो दिन रात। ठीक है। पहले 5 साल काम करके आप ये फिगर आउट कर लो कि इस धंधे में फ्यूचर में पोटेंशियल है या नहीं है, इस धंधे में क्या क्या लूप होल हैं। 5 साल के बाद अगले 5 से 10 साल उस पूरे धंधे को टीम के भरोसे चलाने के लायक बना दो, और 10 साल के बाद उस धंधे को आप छोड़ दो। फिर आप केवल बाहर घूमो और नई रिसर्च करो और नए धंधे की खोज करो और नया धंधा ढूंढ के लाओ, उसके साथ भी फिर सेम काम करो। दूसरी बार जब ये काम करोगे ना, तब आपको 5 साल नहीं लगेगा, तब वो 5 साल वाला काम आपका 2 साल में हो जाएगा। सही बात है। और टीम लाने वाला काम 1 साल में हो जाएगा। मतलब एक धंधे को बनाने में आपने यदि 10 साल लगाए हैं, अगली बार सेम चीजों को कोई नए धंधे के लिए करने में आपको 3 साल लगेगा। उसके बाद करोगे तो 1.5 साल लगेगा, उसके बाद करोगे तो 6 महीने लगेगा। और फिर जब इस काम में आप एक्सपर्टीज हो जाओगे ना, फिर आप एक एक दिन में एक एक धंधा शुरू करोगे, जैसे आज मुकेश भाई करते हैं। सही बात है। तो मैं ऐसा बोलता हूं लोगों को, जहां पे भी गवर्नमेंट पॉलिसीज में लीनियंट हो, जहां पे भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही हो, जहां पे भी गवर्नमेंट उस सेक्टर के लिए कोई नई पॉलिसी बना रही हो, आप समझ लो इस क्षेत्र में आग लगने वाली है। जैसे आज अभी आपने बोला, आज ईवी हो गया, आज सोलर हो गया, आज रिन्यूएबल एनर्जी हो गए, आज वेस्ट से कुछ बेस्ट बनाने की बातें हो गई। इन सब पे गवर्नमेंट भर भर के सब्सिडी दे रही है। इनमें से कोई भी धंधा उठा लो सर, आप करोड़पति बन जाओगे। मैं आपको सर ऐसा धंधा बताता हूं, आप भोपाल से हो, बिल्कुल। उज्जैन में एक आदमी है, महाकाल मंदिर में टनों में फूल चढ़ते थे। सही बात है। उसने उन फूलों को उठाया, उससे सुगंधित आइटम बनाए, अगरबत्ती बनाई, लोबान बनाया। आज वो बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है। बिल्कुल सही मैं बात है। एक और लड़की की आपको बात बताता हूं, रिसेंटली उसका एक आर्टिकल भी आया था, मैं नाम मिस कर रहा हूं लड़की का। उसको पता था कि विदेशों में जो किताबों की रद्दी होती है ना, वो रद्दी उठाने का भी पैसा मिलता है। मतलब आपके घर पे रद्दी पड़ी है, मैं आपसे उठा के लेके जाऊंगा और आपसे पैसा लूंगा। उसने रद्दी उठा के उसका रिन्यूएबल प्रोडक्ट बनाया। अब वो प्रोडक्ट से भी कमा रही है और माल उठाने का भी पैसा कमाती है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने उसका एक आर्टिकल पढ़ा था, नाम मैं भूल रहा हूँ। उसने अपने हस्बैंड को अभी 1.5 करोड़ के सालाना पैकेज पे नौकरी में रखा है। और शुरुआत में जब वो अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रही थी, तो उसके हस्बैंड ने बोला था कि तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैं आज उसी लड़की ने अपने स्टार्टअप में अपने हस्बैंड को 1.5 करोड़ रुपए सालाना पैकेज पे नौकरी पे रखा। बहुत बेहतरीन। तो उसने क्या किया, देखा कि कहां पे अपॉर्चुनिटी है। तो जहां जहां गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही हो, जहां जहां गवर्नमेंट की पॉलिसीज लीनियंट हो, उन जगह पे आप दांव लगाओ, आप हमेशा वेल फर्विशी करोगे। दूसरी बात, जहां पे भी रोडें पहुंच रही हैं, वहां कोई ना कोई धंधे की आप अपॉर्चुनिटी बना लो। ओके। जैसे आज मान लो मुंबई एक्सप्रेसवे नया बना है, आप उसके आसपास कोई भी नए धंधे की अपॉर्चुनिटी बनाओगे, आप ग्रो कर जाओगे। तीसरा, जिस भी जगह पे नया, आज जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन गया, अब जो भी अयोध्या के आसपास हैं, जिनका रियल एस्टेट है, वो वहां पे होटल बना लें तो चल जाएगा। सर एक भाई साहब हैं हमारे, वो अभी ओपन मंच पे बात बोलनी चाहिए नहीं, फिर भी मैं बोल देता हूं, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण में कोई सर्विस का योगदान दिया था। आज वो सर्विस का कोई एक प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट बना के ये बोल के बेचना है कि ये उस जगह पे लगा हुआ है। और ये जब वो मेरे को पता है, हाँ, ठीक है, हाँ। और ये जब आपके घर में आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, और ये जब आपके घर में लगेगा तो आपकी कितनी बरकत होगी। तो अपॉर्चुनिटी इतनी है ना पंकज भाई, आपको खाली अवेयरनेस रखनी है। और ये अवेयरनेस उसी व्यक्ति के पास होती है जो गल्ला छोड़ने की दम रखता है। क्योंकि जब आप गल्ला छोड़ोगे ना, तभी आप दुनिया घूम पाओगे, तभी आप बाहर टहल पाओगे, तभी आप लोगों से मिलोगे, तभी आप नेटवर्किंग करोगे, तभी नई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करोगे, तभी आप ट्रेनिंग करोगे। तो जब तक देखो धंधा आपका स्टेबल नहीं है, आपकी मजबूरी है रहो गद्दी पे। पर जिस दिन आपका धंधा स्टेबल हो जाए और आप इस पोजीशन में आ जाओ कि धंधा ऑटो पायलट मोड पे डाल के, सिस्टम पे डाल के, किसी दूसरे के भरोसे डाल के आप फ्री हो सकते हो, आप फ्री हो जाओ। जिसने गद्दी छोड़ी है वही ग्रो किया, उसी ने नोटों की गड्डी छापी है। एक सर, एक लेवल के बाद ये लोग ऐसा भी हो जाता है कि अब मेरे को ग्रो नहीं करना है, कि अब बहुत ग्रो करूंगा तो फिर मुझे मगजमारी होगी, फिर मुझे थॉट प्रोसेस आएगा, फिर मैं करूंगा तो मुझे यार इतना ही करना है, इतना में समझना है, मुझे यार इससे ज़्यादा जाना ही नहीं है। एक ये भी साइकोलॉजी है जो रोक के रखती है। बहुत अच्छा सवाल पंकज भाई। मतलब ऐसा मन में विचार उन्हीं लोगों के आता है जो कच्चे में धंधा कर रहे हैं। ओके। जो भी पक्के में धंधा कर रहा है ना, पूरा वाइट में, उसके पास तो स्काई इज लिमिट। वो तो कितना भी बड़ा धंधा कर ले, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाओ, 4 डायरेक्टर बिठाओ, डायरेक्टरों के साथ
सारी जिम्मेदारियां सौंपो और आप नया धंधा खोजने चले आओ। जो कच्चे में धंधा करता है ना, उसकी बुद्धि पूरे समय भ्रष्ट रहती है। अब ये पैसा यहाँ से कच्चे में आएगा, इसको मैं कहाँ पे फिट करूँ, अब यहाँ से ये आ रहा है, इसको मैं कैसे घुमाऊँ, ये वाली एंट्री कैसे लूँ, तो फिर वो बड़ा करने में डरता है। हाँ, मैं ये आपकी बात से मैं बहुत सही मानता हूँ। और मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, आप भी कच्चे में काम करने में करें। देखिए अभी पहले वाला ज़माना बहुत अलग था। जीएसटी एरा, डिमोनेटाइजेशन के बाद कच्चे वाला काम बहुत ही कम हो गया है, और जीएसटी आने के बाद तो काम बहुत ही कम हो गया है। तो जीएसटी में होता क्या है कि आपके पास लेट से अगर आपने अंडर बिलिंग कर ली या आपने कुछ भी कर लिया, आपने 2-4 लाख, 5-10 लाख, 20 लाख कमा लिया, ज़्यादा एक्स्ट्रा कमा लिया आपने बेसिकली अंडर बिलिंग टैक्स की चोरी करके। लेकिन आपने वो, मैं हमेशा बोलता हूँ, अपॉर्चुनिटी 20 करोड़ 50 करोड़ जो आप टर्नओवर बढ़ा सकते थे पक्के में जब मेहनत करके, वो तो आपने गवा दी ना। लेट्स से अगर आपने 20 लाख रुपये प्रॉफिट अपना ज़्यादा कमा लिया आपने इससे चोरी करके टैक्स की, अगर आप 50 करोड़ रुपए का मार्जिन आपका 1% है तो भी 50 लाख रुपए बन गए ना आपके। पंकज भाई, मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप जितना ज़्यादा कच्चे में धंधा करोगे उतना ज़्यादा आप अपने धंधे को कच्चा करोगे। वेरी ब्यूटीफुल, समझ रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब आप यदि कच्चे में धंधा कर रहे हो ना, तो आप खुद अपने धंधे को धीरे धीरे कच्चा कर रहे हो। बिल्कुल सही बात और है। जितना ज़्यादा आप पक्के में धंधा करोगे उतनी ज़्यादा पक्की इमारतें आप अपनी बनाओगे। बिल्कुल, बहुत सही बात बोली, बहुत सही बात है। क्योंकि क्या होगा, कच्चा करेगा तो आपकी डिपेंडेंसी कैश पे रहेगी, कैश पे रहेगी, आपको हमेशा ट्रस्ट इशू रहेगा, तभी तभी ट्रस्ट इशू रहेगा आपको, तभी हमेशा आप भरोसा नहीं कर पाओगे तो स्टाफ देखो, पे। आप ऐसा मानो, सबसे ज्यादा संवेदनशील धंधा यदि हम देखें तो सोने चांदी का धंधा है। बिल्कुल सही बात है। यदि मालाबार गोल्ड वाला पूरे वर्ल्ड में अपनी दुकानें खोल सकता है, यदि कल्याण ज्वेलर्स वाला जो इस प्रोफेशन से भी नहीं था, हाँ, वो तो कपड़े के प्रोफेशन से था बंदा, यदि वो पूरी दुनिया में अपनी दुकान खोल सकता है, यदि पीसी ज्वेलर्स वाला पूरी दुनिया में दुकान खोल सकता है, यदि कृष्णा डायमंड वाला पूरे दुनिया में धंधा खोल सकता है, यदि मुथूट फाइनेंस वाला पूरे देश में अपनी ब्रांचेस बना सकता है, तो सबसे ज्यादा रिस्की धंधा तो यही है। सबसे ज्यादा चोरी करने का यही धंधा है। यही है ना सबसे ज्यादा रिस्की। इतनी सी चीजों में भी हजार दो सर, एक डायमंड का पैकेट 1 करोड़ रुपए का होता है जो एक जेब में रख के घूम सकता है। सही बात है, सही बात है। तो यदि इन सारे धंधों में स्केलेबिलिटी हो सकती है तो फिर किसी भी धंधे में स्केलेबिलिटी हो सकती है। बस करने के लिए आपको चोरी वाला माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। टैक्स चोरी करने वाला, कच्चा पक्का करने वाला, आदमी को कम सैलरी देने वाला, ये सब चीजों से माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। और सर, जब आप ये बोल रहे हो तो मैं कोई चीज याद कर रहा हूँ, मैं कोई समझ रहा हूँ कि जो ज्वेलर्स जिनका काम कच्चे में, वो उनकी ब्रांचेस बनी नहीं, सब बन ही नहीं सकती, बनी ही नहीं। मतलब वो इतनी सी दुकान अभी होती है सराफा बाजार में। सोने चांदी के व्यवसाय से हूं, मेरे फोर फादर्स पूरे सोने चांदी के बिजनेस में हैं, तो मैं इस बात को बहुत अच्छे समझ सकता हूं कि कच्चे में धंधा करने वाला व्यक्ति एक दुकान के बाहर कभी नहीं जा सकता। वो अपने घर की शादी अटेंड नहीं कर पाता है। मतलब बाकी तो छोड़ दो आप, वो अपने घर की शादी अटेंड नहीं कर पा सकते क्योंकि वो गल्ला छोड़ ही नहीं सकता 1 मिनट के लिए, क्योंकि 1 मिनट के लिए भी यहां वहां होगा और 1 ग्राम भी यहां से वहां हो गया तो 15,000 का लॉस हो गया आज की डेट में। तो मतलब 1 ग्राम सोना भी उसकी दुकान से वहां हो गया तो 15,000 का लॉस हो गया। तो दिन भर में जो कमाया 1 ही मिनट में चला गया, खत्म हो गया। तो कच्चे में धंधा करने वाला बंदा कभी भी बड़ा धंधा नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सत्य है। और ये आने वाले 5-10 साल में आप धंधा कच्चे में कर भी नहीं पाओगे। थैंक्स टू AI। इतना सर, इतनी ब्यूटीफुल AI का टेक्नोलॉजी, अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स के नोटिस जो हमको आ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग जितने भी हैं, इतना सर, इतना बेहतरीन तरीके से स्क्रूटनी हो रही है इनकम टैक्स से, GST से। मतलब वो ऑटो पॉपुलेटेड करके आ रहा है कि नहीं यार, इसमें है, इसमें कच्चा ही, और जिसका पक्का है उसका तो कुछ है ही नहीं। भाई तुम क्या देख लोगे, है ही नहीं कुछ हमारे पास। और जो सर कच्चा उसमें आ रहा है, बिल्कुल स्क्रूटनी हो रही है। और आने वाले, मेरे को लगता है सर 5-10 साल तो बहुत ज़्यादा, 2 साल में ही मुश्किल हो जाएगा। मैं 26-27 का ही मेरा टारगेट है कि 26-27 जो मेरा विजन है, 26-27 में ही नहीं कर पाएंगे अपन, 26-27 के बाद कर ही नहीं पाएंगे अपन। आप सुधरने का मतलब समझते, सुधर गया, हाँ, मतलब चला गया। हाँ। तो मैं एक बात बोलता हूँ अपने सारे क्लाइंटों से, जितना जल्दी सुधर सकते हो सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें सुधरना पड़ेगा। मतलब तुम नहीं सुधरोगे तो सरकार तुम्हें लटका देगी। सही बात है, सही बात है भाई। हमारे यहाँ सर फिर भी बहुत कम GST, आप आउट ऑफ इंडिया के, क्योंकि आप तो खुद फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, आउट ऑफ इंडिया की चीज़ें देखो सर। हमारे यहाँ तो इनकम टैक्स देने वाले 10% से भी कम लोग हैं, 2-5% ही, ठीक। और सब्सिडी लेने वाले सब है, फ्री में राशन लेने वाले 80% लोग हैं, ठीक। तो इतना बड़ा गैप भी यदि गवर्नमेंट मैनेज कर पा रही है तो आपके मेरे GST से ही कर पा रही है ना। हाँ, तो इनका रिफॉर्म करना है ना, उनको तो और करना है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उनको तो प्रेशर है कि भाई और अच्छे हों। और हमारा भी प्रयास है, मैं भी हमेशा कहता हूँ कि अगर अपना ग्रोथ करनी है, हमें जो ग्रोथ करनी है,
अगर मेरा पक्के में है तो ही ग्रोथ हो पाएगी, नहीं तो ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ पंकज भाई, धंधा पक्के में करोगे तो आप सिस्टम डाल पाओगे, सिस्टम डालोगे तो स्केल कर पाओगे। तो ये तीनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से रिलेटेड हैं। धंधा आप ज़्यादा से ज़्यादा पक्के में करो, 100% पक्के में करो। जब आपका पक्के में धंधा होगा तो आपके सिस्टम से चोरी होने की संभावनाएं जीरो हो जाएंगी। और जब सिस्टम आप अच्छे लगा लोगे तो आप पूरी दुनिया में स्केल पर कर पाओगे। मतलब स्केल होने का एकदम सिंपल फंडा है। और सर स्केल जब होता है तो स्केल में भी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं, ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो स्केल करते हैं, जो मैं देखा है वो फेल हो जाते हैं। मतलब बेसिकली लेट से एक ऑफिस से उन्होंने मतलब एक अपनी शॉप से एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में शिफ्ट किए, अब वो फेल हो गए। इस फेलियर का क्या रीज़न रहता है सर, और क्या हमारे व्यूअर्स को आप बता देंगे क्या हमको उनको प्रिकॉशन लेने चाहिए? लेट से अगर वो बिजनेस शिफ्ट कर रहा है या ब्रांच ऐड कर रहा है, क्या क्या संभावना गलतियां कर सकता है वो, जिस गलती से वो बच जाए कि हाँ नहीं यार वो बच जाए इससे गलतियों से? देखो पंकज भाई, दो अलग अलग चीज़ें हैं। धंधा शिफ्ट करना अलग चीज़ हो गई और ब्रांच स्केल करके फेलियर होना अलग चीज़ हो गई। दोनों अलग अलग चीज़ें। पहले अपन ये बात करते हैं कि लोग जब स्केल करते हैं तो फेल क्यों होते हैं। एक्चुअली लोग अपने फंडामेंटल भूल जाते हैं। ओके ओके। फॉर एग्जाम्पल कोई चाय वाला है, उसने पूरे देश में अपनी फ्रेंचाइजी बना ली और फेल हो गया। तो फेल इसलिए हो गया था क्योंकि वो फंडामेंटल छोड़ के इन्फ्लुएंसर बनने में लग गया था। वो धंधे का फंडामेंटल छोड़ दिया था उसने। देखो इन्फ्लुएंसर होना बुरी बात नहीं है, पर फंडामेंटल से नहीं हटना चाहिए। समझ रहे आप? यदि पूरी दुनिया को चाय 10 रुपए में पीने की आदत है और आप ये सोचो कि मैं मैकडोनल्ड जैसी सारी व्यवस्थाएं कर दूं और चाय 40 रुपए की पिला दूं, तो फिर आपको है ना उस लेवल की चीजें बनानी पड़ेंगी। मतलब आपने लेवल बनाया 10 ही रुपए वाला और आप सोचो मैं 40 रुपए वाली चाय पिला दूं। जैसे मैकडोनल्ड वाला बर्गर खाना है तो आपको मैकडोनल्ड जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ओके सर, मैकडोनल्ड को भी जब भारत में आए ना तो उनको भी 29 रुपए का बर्गर खिलाना पड़ा था। आज भी मिलता है सर, आज भी जो उनका स्टार्टिंग वाला बर्गर है उतने का ही है आज भी। ठीक है। हाँ। तो उनको वो इतने समझदार हैं कि वो बाहर आउट ऑफ इंडिया इतना महंगा बेचते हैं और इंडिया में आने के बाद इंडिया के हिसाब से उन्होंने बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट बना दिया। बिल्कुल। और आप अपने धंधे में फंडामेंटली भूल गए। देखिए जो चायोज है बहुत महंगी चाय बेचता है, तो चायोज में लोग चाय पीने नहीं जाते हैं, चायोज में लोग मीटिंग करने जाते हैं और एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। ठीक, एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। स्टारबक्स में भी इसलिए जाते हैं। तो फिर आप वहां पे यदि आप महंगी चीज बेच रहे हो तो फिर आप वैसी चीजें बनाओ। मतलब आप एक्सपीरियंस देना चाहते हो ठेले वाला और पैसे लेना चाहते हो स्टारबक्स वाले, तो कैसे बैठेगा नहीं। समझ रहे आप? तो आप अपनी ऑडियंस सबसे पहले तो फिगर आउट करो। ओके, मेरी ऑडियंस कौन है? मैं एक्सपीरियंस वाली ऑडियंस को केटर करना चाहता हूं या मैं टपरी वाली ऑडियंस को केटर करना चाहता हूं? उसके हिसाब से चीजें बनाओ। ये तो हो गई बात। क्या जब एक से ज्यादा बिजनेस होते हैं तो 99% फंडामेंटल भूलने के कारण ही बिजनेस कोलैप्स होते हैं। 99%। ओके। दूसरा, वो जब स्पीड से स्केल करते हैं ना तो उनमें लालच आ जाता है फ्रेंचाइजी फीस का। अरे 5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस आ रहा है, ले लो। जिसने फ्रेंचाइजी बनाने के पहले जिसको फ्रेंचाइजी दे रहा उसको स्क्रूटनी की है ना, क्या ये आदमी मेरी फ्रेंचाइजी लायक लेने लायक है कि नहीं? भाई इसका यदि लॉस होगा तो इसका तो केवल 5 लाख का लॉस होगा, पर मेरी तो 500 करोड़ की ब्रांड वैल्यू जाएगी। तो मैं चूज करूंगा ये आदमी फ्रेंचाइजी लेने लायक है या नहीं है। पंकज भाई, जिस भी आदमी ने ऐसे लोगों को फ्रेंचाइजी दे दी ना पैसे के लालच में आके, उन सबके धंधे बंद हो गए। सर अभी एक चीज याद आ रही है, एक चीज आपकी, जब शुरुआत में जब आप जैसे अगर शोरूम लेते हो मारुति का भी, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हो, आप भी बताना कमेंट करके। तो सर मारुति कोई भी मारुति महिंद्रा किसी का भी लेते हो तो वो आप उसमें एप्लीकेशन लगाते हो, हीरो का इंटरव्यू जैसा लेते हैं पूरा। हाँ, पूरा स्क्रूटनी करते हैं प्रोफाइल लेके कि आरटीआर कितने स्ट्रॉन्ग है, कितना नेटवर्थ है, कितना है। क्योंकि मेरे क्लाइंट ने लिया है और मैं भी उस पार्ट था, मेरे को भी उन्होंने बुलाया था एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप अपने सीए को भी लेके आओ। तो मैं उस इंटरव्यू में था, तो वो ऐसे ही उन्होंने बोला कि यार आप सर ले रहे हो तो आपके क्या होगा, लेट से अगर आपका प्रॉफिट नहीं बना तो क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं अब रिलेट कर पा रहा हूँ कि हाँ बहुत सही बात है। और जिस बिजनेस ने भी ऐसे अनाज शनाब दे दिया है तो उनने तो पैसे दिए किसी ने, हाँ दे दो फ्रेंचाइजी, पैसे दिए दे दो फ्रेंचाइजी। और इसलिए सर आप अगर देखो डीलरशिप अगर जो है शोरूम डीलर वो बंद नहीं होती है, वो सर जितने भी भारत में फ्रेंचाइजी बिजनेस बंद हुए हैं 100 में से 99 ने यही मिस्टेक की है। और जितने भी चल रहे हैं
वो इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनने फ्रेंचाइजी देने के पहले, अपना पार्टनर बनाने के पहले उसका 100% इवेल्युएशन किया कि ये मेरा पार्टनर बनने लायक है कि नहीं है। क्योंकि उनको पता था कि यदि ये डूबा तो इसका तो 10-20-50 लाख डूबेगा, मेरा तो इतना बड़ा जो मेरा नेटवर्थ है ब्रांड वैल्यू का, मेरी ब्रांड वैल्यू खराब होगी। तो जो ये सोचता ना कि मेरी फ्रेंचाइजी भले 4 खुलें पर वो चलनी चाहिए, मुझे तेरे से 5-10 लाख का मोह नहीं है, तू मेरे को सरवाइव करवा पाएगा कि नहीं मुझे उसका मोह है, तू मेरे ब्रांड की वैल्यू क्रेडिबिलिटी वैसी रख पाएगा कि नहीं मुझे उसका मोह है। जिसने इस सोच के साथ काम किया वो नहीं डूबते। सर इसमें एक और चीज़ है, देखो जब याद है सर आपको भी, जब अपन हम पेट्रोल पंप की बात करते हैं, पहले पेट्रोल पंप मिलना कितना मुश्किल होता था। पेट्रोल पंप मिलने के लिए पहले आपको मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगता था, लोकल आपको एमएलए परमिशन देता था, फिर एमपी के पास जाती थी और फिर मिनिस्ट्री ऑफ आपको पेट्रोलियम अप्रूव करती थी कि हाँ भाई यहाँ पे इस जगह पे आप खोलो पेट्रोल पंप, फिर इंडियन ऑयल या बीपीसीएल से आप बेसिकली ले पाते थे, मतलब बेसिकली जो भी। अभी सर 2012-13 में शिफ्ट होके आ गया, इन्होंने बोला कि जिसको चाहिए ले लो, जो जमीन जिसके पास है। तो सर आप देखोगे तब से पेट्रोल पंप की कोई वैल्यू नहीं रही। प्लस सर आप अगर देखेंगे तो प्रॉफिट्स मार्जिन इतने कम हो गए। पहले सर इट वाज अ लुक्रेटिव बिजनेस फॉर एनीबॉडी, एलपीजी और ये जो सिलेंडर वाले, और लुक्रेटिव बिजनेस की क्या प्रॉफिट मार्जिन है, कितना बढ़िया प्रोफाइल है। आज तो हर गली गली में इतना इतना कंपटीशन है और मार्जिन इतने स्क्वीज हो गए हैं। तो ये आप सही बोल रहे हो कि अगर हम सिलेक्ट कर लेंगे, हम सिलेक्शन क्राइटेरिया को रखेंगे अपना स्ट्रॉन्ग, तो ब्रांड वैल्यू हमेशा बनती रहती है। क्योंकि पेट्रोल पंप का एक, मेरे को याद है कि सर ब्रांड स्टेटस होता था। हाँ कि भाई पेट्रोल पंप है इसके पास, पेट्रोल पंप उसके पास। अरे भाई आज तो ठीक है, पेट्रोल पंप कोई बात नहीं, हर किसी के पास है। मतलब ऐसा होता था पहले कि किसी के घर में पेट्रोल पंप है और उसके लड़का या लड़की की शादी ब्याह की चर्चा चल रही तो कोई बात ही नहीं होती, बोलते अरे भैया पेट्रोल पंप वाले हैं, हाँ बस बात खत्म। और अब तो सर पेट्रोल ठीक है, कोई जमीन ही होगी क्या है, कोई कितने कोई बड़ी चीज नहीं है, मिल जाती है आजकल। तो ये आपने बहुत सही बोला कि स्क्रूटनी जितना स्क्रूटनी अच्छी होगी उतना ब्रांड की वैल्यू बनती है। बेहतरीन बेहतरीन। और सर जो फेल होते हैं दूसरे कंडीशन में, कि जब हम लेट से आज हम यहाँ एक धंधे से दूसरे धंधे में शिफ्ट करें, हाँ बहुत है। देखो जब भी आप किसी भी दूसरे नए धंधे में स्विच हो रहे हो ना, वो दूसरे धंधे को भी छोड़ दो सर, कोई भी व्यक्ति बिजनेस में फेल होता है ना, तो एक्चुअली वो वही बात जो फंडामेंटल की बात कही ना मैंने, वहीं से मिस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा सोने चांदी का बिजनेस है और मैं कपड़े के बिजनेस में स्विच हो रहा हूँ। तो मैं कपड़े के बिजनेस में इसलिए स्विच हुआ क्योंकि मुझे उसमें लालच दिख रहा है कि इसमें बहुत कस्टमर आते हैं, इसमें बहुत प्रॉफिट होता है ना। मेरा पैशन नहीं था कपड़े का बिजनेस करना, मैं केवल शॉर्ट टर्म लालच देख के कंपटीशन को देखते हुए कि भाई यहाँ और सरलता से समझाता हूं मैं आपको। हमारे जबलपुर में एक चाट वाले हैं, गुप्ता चाट वाले। गुप्ता चाट वाले साबूदाने की बहुत अच्छी टिक्की बनाते हैं। तो उनकी टिक्की के बिजनेस को देख के बहुत सारे आजू बाजू में खुल गए। अब वो बहुत सारे आजू बाजू खुले, बहुत सारे आते हैं और बंद करके चले जाते हैं, पर गुप्ता जी डे बाय डे ग्रो होते गए। क्यों? क्योंकि गुप्ता जी ने चाट इसलिए नहीं खोली थी कि उनको पैसे बस बनाने, गुप्ता जी ने चाट इसलिए खोली थी क्योंकि उनको चटनी बनाना, उनको लोगों को प्यार से खिलाना, उनको बनाना उनका अंदर का प्रेम था। तो आपने मॉडल तो डुप्लीकेट कर लिया धंधा, पर वो प्रेम कहां से लाओगे जो गुप्ता जी के पास था? पैशन कहां से आएगा? तो वो आदमी धंधा तो बदलता है पर उस धंधे में उसका प्रेम है कि नहीं, वो धंधे के लायक वो खुद है कि नहीं, ये वैल्यूएट नहीं कर पाता है। और सरल समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपने अपने बच्चे को डॉक्टरी की पढ़ाई करवाई, अब आपका बच्चा ऐसा है कि जरा सा खून देख के वो बेहोश हो जाता है, अब क्या वो सफल डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, उसको तो हर लेवल पे देखना है। अब मान लो आपका कोई दूसरा बच्चा है जिसकी नाक बड़ी सेंसिटिव है, अब उसको केमिकल इंजीनियर बना दो, क्या वो केमिकल इंजीनियरिंग कर पाएगा? नहीं बन सकता। तो आप कोई भी धंधे में स्विच कर रहे हो तो केवल प्रॉफिट मत देखो, सबसे पहले आप अपने आप को इवैल्यूएट करो कि क्या मैं इस धंधे के लायक हूं, क्या इस धंधे में मैं दिन रात अपना समय दे पाऊंगा, क्या मेरा ये पैशन है, क्या ये करने में मुझे खुशी हो रही है। जब ये 4-6 चीजों में आपका यस आए तब उस धंधे में जाओ, नहीं तो मत जाओ। लेट से मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, मैं साड़ी का बिजनेस शोरूम है, अब मैं सोलर में आ रहा हूँ, तो इसमें क्या गलती हो सकती है सर? इसमें क्यों फेलियर होते हैं और इसमें क्या चीज़ों का प्रिकॉशन लेना चाहिए सर? पंकज भाई एक ही गलती होती है, कच्चा लालच। ओके कच्चा लालच कैसा? आज मुकेश अंबानी कोई नया बिजनेस लॉन्च करता है तो उनके बिजनेस लॉन्च करने की क्या तरीका होता है? वो पहले एक रिसर्च की टीम लगाते हैं, भैया इस नए सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप 10, 15, 20 लोग एक रिसर्च करो, टीम बनाओ, रिसर्च करो, पोटेंशियल देखो, मार्केट सर्वे करो। मार्केट सर्वे करेंगे, फिर नई टीम अलॉट करेंगे कि भैया अब अपन को इस पे काम करना है, अभी एक एचआर की पूरी टीम बैठाएंगे, अब आप लोग रिक्रूटमेंट करना शुरू करो। मतलब वो कोई भी काम को शुरू करते हैं ना, तो पहले 4-5 साल तो वो विजन लेके चलते हैं कि 5 साल मुझे पैसा लगाना है, आएगा कुछ नहीं। 5 साल मुझे इन्वेस्ट करना है, आएगा
कुछ नहीं। जियो की बात करें 2010 से 2015 तक, जब तक 16 तक तो लॉस बर्निंग थी। रिलायंस इंडस्ट्री ने उसको फंड किया पूरा, कैश बर्निंग थी। बस तो यही बात है कि जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं ना नया, हम पहले दिन से एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। नंबर वन थिंग, ना हम कोई मार्केट सर्वे करते हैं, ना हम कोई रिसर्च करते हैं, ना हम कोई टीम ऐसी रखते हैं स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट लोगों की जो उस धंधे को चला सकें। हम खुद ही बन जाते हैं। हम खुद ही, वो बोलते हैं ना कि हम ही राजा रहेंगे, हम ही प्रजा रहेंगे, हम ही सेनापति रहेंगे, सब कुछ हम करेंगे। हाँ। आपको कोई भी नया धंधा शुरू करना है, आप उस धंधे को एक एक्सपर्ट आदमी को अपने साथ रखो। उसको चाहो तो कंपनी में स्वेट इक्विटी दे दो, चाहो तो प्रॉफिट शेयरिंग में रख दो, चाहो तो को फाउंडर बना लो, और उसके साथ मिलके आप उस धंधे को ग्रो करो। आप बोलो भैया मेरे को इस धंधे का कुछ नहीं आता, मैं केवल पैसे लगाऊंगा, जगह दूंगा, मेरी गुडविल दूंगा, बाकी सब तुम्हें करना है। ठीक। अब मैं इसको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे परिवार की सोने चांदी की दुकान है। ठीक। हमारे एक चाचा मान लो सोने का बिजनेस करते थे। उन्होंने उसी दुकान पे एक और चाचा को सेट किया, वो चांदी का बिजनेस करते थे। उसी दुकान में मैंने व्यवसाय किया, मैं रत्नों का बिजनेस करता था। उसी दुकान में एक और मेरा भाई सेट हुआ, वो डाई का काम करता था। मतलब ऐसे एक ही दुकान से धीरे धीरे हमने 20 दुकानें बना ली, 20 अलग अलग प्रकार के बिजनेस कर लिए। ठीक। सब एक दूसरे से पैरेलल थे। पर उन्होंने जैसे मेरा उन्होंने वो देखा कि इसका किस चीज में रुचि है, चलो इसको इस चीज में सपोर्ट कर दूं। तो उन्होंने दुकान की गुडविल दे दी, पापा ने चाचा ने दुकान की गुडविल दे दी, अपने पुराने लोगों के साथ रिलेशन दे दिए, बाकी सब मैंने खुद बनाया। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। तो आप जब नया कोई धंधा शुरू कर रहे हो तो एक एक्सपर्ट आदमी को ढूंढो जिसको उस काम की एक्सपर्टीज हो। चाहे तो सैलरी में रखो, चाहे स्वेट इक्विटी में रखो, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग में रखो, चाहे किसी भी चीज में रखो, और आप उसके साथ इन्वॉल्व होकर काम करो। बिजनेस उसको लीड करने तो आप पीछे से सपोर्ट करो। हम उल्टा करते हैं, लीड हम करते हैं, सपोर्ट उससे चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। तो जब आप किसी धंधे में एक्सपर्ट है ही नहीं, तो आपको मुंह की खानी ही पड़ेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता। 10 में से कोई एक तुक्का आपका चल जाएगा, बाकी तो 9 बार आपको मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत बेहतरीन। मैं इस पे एक रेट कर पा रहा हूँ। एक मेरा क्लाइंट ही है, वो ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, मैं एक फेलियर वाला, वो उसका साड़ी का शोरूम था, बढ़िया मस्त। उसने बोला कि मैं सोलर में जाना है, मेरे को सोलर का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। अब उसने एम्प्लॉयज़ तो लेके आ गया सोलर की कंपनी के, अदानी पावर, मतलब अदानी सोलर, इनसे लेके आ गया। चला वो टेक्सटाइल लेते रहा है, साड़ी की शोरूम जैसे चला रहा है लोगों को। एक्चुअली वो नौकर लेके आया था, मालिक नहीं लेके आया था। यदि वो मालिक लेके आता तो वो मालिक बन के रहता। समझिए बात आप? एक्चुअली वो जिनको लाया था ना, वो सब उन कंपनियों में नौकर बन के काम करते थे। वो किसी ऐसे स्टार्टअप को ढूंढता ना, कोई ऐसे लड़के को ढूंढता जिसका पैशन होता कि मुझे रिन्यूएबल इंडस्ट्री में कुछ उखाड़ना है, और उस पे फंडिंग करता ना, तो शायद ज्यादा सफल हो जाता। और एक और भी चीज है सर, वो बेसिकली क्या है ना, वो चला टेक्सटाइल जैसे रहा था। उसकी इनहेरेंट देखो, सोलर टेक्सटाइल से थोड़ी चलेगा। साड़ी आपको मिलेगी 5,000, 10,000, 1 लाख, 50,000, 10 से 25,000 रुपए। सोलर अगर कोई बंदा लगाएगा 1 लाख, 2 लाख। साड़ी आपको हर दूसरे तीसरे महीने, 4 महीने चाहिए। सोलर तो आपका गया तो एक बार 5 साल के, 6 साल के लिए फिक्स हो गया, 25 साल के लिए फिक्स हो गया। चलो मैं 5-7 साल बोलता हूँ, उसके बाद जब तक नया अपग्रेडेशन नहीं कर रहा, 5-7 साल के फिर वो बोल रहा है साड़ी है चला रहा है, और ये बिजनेस अलग चल रहा है। भाई ये वाले को बोल रहा है कि अब वो ये वाला पूरा बिजनेस में लॉस हो गया, लॉस इसको पूरा, अब ये वाला लॉस जो है साड़ी वाले बिजनेस को, उसका लॉस झेल रहा है, और कंपनी लॉस में आ गई। और अब मेरे से पूछा कि मैं कैसे इसको एडजस्ट करूं, तो मैंने बोला भाई क्या रीज़न रहा, तो बिकॉज आई वांटेड टू आस्क कि क्या रीज़न रहा। तो ये रीज़न बेसिकली आपने जो बताया मैं करेक्ट कर पा रहा हूँ कि ये रीज़न है उसका, कि आज वो अगर उसको बेसिकली समझना पड़ेगा कि बिजनेस किस टाइप का है, और उसके फाउंडर को लेके आना पड़ेगा कि हाँ उसके जिसका भी पैशन हो, हाँ, जिसकी भी अंदर से आग लगी हो उस धंधे को करने की, जिसमें भूख हो। आप ऐसे किसी फाउंडर को फाउंडर को रखो अपने साथ, और उसके साथ करो धंधा बिल्ड। यदि आपको धंधा बड़ा करना है पंकज भाई, तो पहला उसूल है आपको विश्वास करना सीखना पड़ेगा। यदि आप विश्वास करोगे, देखो आप विश्वास करोगे, हो सकता है 10 में से 4 लोग आपको बेवकूफ भी बना दे, आपके साथ लॉसेस भी हों, पर 6 जो अच्छे निकलेंगे ना, वो आपको बाहर कर देंगे, वो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। ये बात सही बोलते हैं आपकी। ट्रस्ट तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपको छोटा बिजनेस हो, बड़ा हो, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, तभी मैं डेलीगेट कर पाऊंगा। और जब तक मैं डेलीगेट नहीं करूंगा, तब तक मैं, देखो 24 घंटे तो हमारे पास भी, सबके पास ही है। आज अगर मैंने अपना काम डेलीगेट नहीं किया अपने एम्प्लॉयज़ को, या लेट्स से को फाउंडर को भी, तो मैं अपने पास बाहर कैसे निकलूंगा, मैं कुछ और नया सोचूंगा कैसे? पंकज भाई देखो, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ।
मेरा एक छोटे भाई जैसा है, दुर्वेश यादव नाम है, छोटा भाई जैसा है, उसका PR का अच्छा काम है। दुर्वेश ने, हाँ, आपने पॉडकास्ट भी किया दुर्वेश ने। तो दुर्वेश भाई ने एक बार मुझसे बोला कि भैया आप हर किसी पे विश्वास कर लेते हो, आप तो ऐसे में नुकसान खाते रहोगे। तो मैंने उसको बोला, दुर्वेश मुझे पता है मैं 100 लोगों से काम करूंगा, 95 बेईमान निकल जाएंगे, बेकार निकल जाएंगे, पर मैं उन 95 के चक्कर में उन 5 लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो मेरे साथ मिलकर बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। और आज उसका नतीजा है पंकज भाई, भारत देश के किसी भी बड़े ट्रेनर का आप नाम ले लो जो हिंदी स्पीकिंग में है, कहीं ना कहीं मैंने उनके साथ मिलके कोई ना कोई काम किया होगा। और आज मैं कई कंपनियों में एज अ मेंटर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ पार्टनर हूँ। तो ये बना ही तब ना जब मैंने 100 लोगों पे विश्वास किया और 95 खराब भी निकल गए। तो मुझे तो जीवन में 5 ही अच्छे आदमी चाहिए सर। यदि मेरे जीवन में एक मुकेश भाई मेरा पार्टनर बन जाए, मुकेश भाई अंबानी, एक अडानी साहब मेरे पार्टनर बन जाए, एक कोई टाटा का वंशज मेरा पार्टनर बन जाए, एक कोई बिरला जी की कंपनी में मेरा पार्टनरशिप हो जाए, और एक कोई TCS जैसी कंपनी में, कुछ भी ऐसे 4-5 बड़े ग्रुप चाहिए अपने को, हो गया काम। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि आप 100 लोगों पे विश्वास करोगे, 100 में से 95 भी खराब निकल गए, 5 भी अच्छे निकल गए, तो आपका जीवन नेक्स्ट लेवल पे चला गया। सर आज जिनको YouTube पे देखना अपना एस्पिरेशन होता ना, जिनके साथ फोटो खिंचवाना अपना एस्पिरेशन होता था, आज परमात्मा के आशीर्वाद से वैसे कई लोगों के साथ अपन उनकी कंपनी में काम कर रहे हैं, पार्टनर बन के। मतलब जिनके साथ लोग फोटो खिंचवाना, बिल्कुल बिल्कुल सौभाग्य की बात है वैसे उनको। हाँ, अनुराग ऋषि जी को यदि जानते हो, आज मैं अनुराग ऋषि जी के साथ पार्टनर हूँ। कभी मेरी इच्छा होती थी कि मैं अनुराग जी के साथ एक सेल्फी खिंचवा लूँ, बिल्कुल, और आज सौभाग्य से मुझे उन्होंने अवसर दिया, मैं उनके साथ पार्टनर हूँ कंपनी में। हम लोग पूरे इंडिया में फिजिकल और ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब कि आप जब काम करने बाहर निकलोगे, कुछ लोग बेईमान मिलेंगे, कुछ लोग बेकार मिलेंगे, पर वो बेकार बेईमान लोगों के चक्कर में आप विश्वास करना छोड़ दो, ये गलत है। तो धंधा बड़ा करना है तो विश्वास करना ही पड़ेगा, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। और विश्वास से आपको एक और चीज आएगी कि लेट से अगर आपने जो बताया 95 एग्जाम्पल मेरे को लॉस, 95 दिन पे मेरे को बेईमान निकल गए, तो उससे लर्निंग भी तो मिल रही है मेरे को। लेट से अगर फर्स्ट वाले से हुई तो मेरे को अब मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगा, सेकंड टाइम में मैं ध्यान रखूंगा। लेट से आज उन्होंने यार मेरे को मेरे गले में उसने बेसिकली चोरी कर ली, तो मतलब मेरे को पता है कि मेरे गले में चोरी हुई, तो मेरे को यहाँ पे वो लगाना है, कैमरा लगाना है, कि समझना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या है, मेरे को अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, रियल टाइम बेसिस पे मेरे पास अकाउंटिंग है, मेरे पास बेसिकली कैश का मॉडल कम हो। सर बहुत इसको छोड़ दो आप, ये कठिन मैं बहुत सरल एग्जांपल देता हूँ। ठीक है सर। डीमार्ट जितना लेन देन क्या आपकी दुकान पे हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। यदि डीमार्ट ने कुछ करके कंट्रोल करके रखी है चोरी, तो तुम भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। बस आपको जो सफल व्यक्ति उससे जाओ, सीखो और उस मॉडल को फोटोकॉपी कर लो, इतना सरल है सर। सर मैं बजाज फाइनेंस में जॉब करता था, मेरे MD साहब बोलते हैं, मतलब राजीव जैन जी, कि कॉपी शेमलेसली। एग्जैक्टली, मैं भी इस पे बहुत बिलीव करता हूं। कॉपी शेमलेस, अगर वो कोई सक्सेसफुल मॉडल कोई लेके आया है, यू हैव टू कॉपी इट। क्यों आपको दिमाग लगाना है? व्हाई यू हैव टू पुट द ब्रेन ऑन दैट? कॉपी शेमलेसली, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, मैं भी बहुत ट्रूली बिलीव करता हूँ। सर बहुत अच्छा लगा, अभी तो मैं लगा व्यूअर्स को मजा आया, आप भी कमेंट करके बताओ कि मजा आया कि नहीं मजा आया। सर एक लास्ट अगर मेरे को आपसे पूछना है, फ्यू टाइम अलाउ। सर देखिए, आज छोटा गांव है, बड़ा गांव है, बड़ा बिजनेसमैन है, सबकी एक एस्पिरेशन है कि वेल्थ बने। मतलब हर कोई प्रयास इसलिए बिजनेस करता ही आदमी इसलिए कि उसको एक फाइनेंशियली अबंडेंस होना चाहिए, वेल्थ, पैसा मिले। और मैं चाहता हूँ कि सबका एक नया लेवल पे पैसा बने, और हमारे चैनल का भी यही ग्रोथ है कि हम चाहते हैं कि सबका फाइनेंशियल अबंडेंस में रहे और फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में जाए वो। सर ऐसे कौन से बिजनेस आपको लगता है कि जो आदमी छोटा पूंजी हो, जिसकी बहुत कम पूंजी हो, या बड़ा स्केलेबल मॉडल हो, जिसके पास जो स्केल करते थे छोटे टाउन से भी या बड़े टाउन में भी, वो स्केल करके उसको 2-4 बिजनेस आप बता दें जिसके आइडियाज़ या बिजनेस जो वो ग्रो करके सक्सेसफुल हो सकता है और अपनी वेल्थ बना सकता है और उसकी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत ज़्यादा उसको मदद मिलेगी। पहले मैं गाँव के आपको 3 बिजनेस बताता हूँ, गाँव के। वेरी नाइस सर। ठीक है, और एकदम रेलेवेंट एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अभी हमारे देश में कुंभ का मेला लगा था। बिल्कुल। एक लड़के ने नीम की दातून बेच के सैकड़ों नहीं कमाए, हजारों भी नहीं कमाए, लाखों भी नहीं कमाए, करोड़ों रुपए बनाए नीम की दातून बेच के। नीम की दातून हर गांव में अवेलेबल है। बिल्कुल। आज इंडिया से लेके विदेशों तक इसकी भारी डिमांड है, भारी डिमांड है। आज हर गांव में गाय का गोबर, भैंस का गोबर अवेलेबल है। बिल्कुल। भारत का गाय का गोबर विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। ये जो भी ये धंधा करना चाहे, मेरे एक मित्र इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले वैभव शर्मा जी, मैं उनसे आपको कांटेक्ट करवा दूंगा। आप उनसे पता करो, घर घर में, हर गांव में काम हो सकता है। तीसरा, मशरूम का धंधा।
ये जिस कमरे में हम शूट कर रहे हैं ना, इस कमरे से आप केवल 10-15 हज़ार रुपए की पूंजी से धंधा स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे धंधा बढ़ेगा आप इस कमरे से कम महीने का 25,000 से 30,000 रुपए कमा सकते हो। ये तीनों धंधे ऐसे हैं जो हर गांव में किया जा सकता हो, हर गांव में। और ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि आप में जितनी ताकत हो आप उतना उत्पादन कर लो, बेचने के लिए मुझे फोन लगाना, मैं बिकवा के दूंगा, तीनों धंधों में। ओके ओके, ठीक, चाहे आप नीम की दातून का काम शुरू कर लो, चाहे आप मशरूम का काम शुरू कर लो, चाहे आप गोबर का काम शुरू कर लो। भैया मैं जबलपुर से हूँ, हमारे जबलपुर में एक लड़का है, हरिओम कंपोस्ट के नाम से धंधा करता है। 3 रुपए में केंचुआ खाद बना रहा है, 2 से 3 रुपए की लागत आती है। अभी आप हम जहां बैठे हैं यहाँ पे, आप अभी कोई खाद वाला निकलेगा, उससे बोलो ये 1 किलो कितने का है, 200 रुपए का बेच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, 3 रुपए किलो की खाद 200 रुपए बिक रही है इंडिया में। हाँ। अभी एक्सपोर्ट तो छोड़ ही दो, तो कितना बड़ा स्कोप है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तीनों धंधे ऐसे हैं। आप गोबर की सर खाद बना लो। काऊ का एक और चीज में आपको जस्ट आपने बताया तो मैं बता दूं, ये सर ये जो काऊ का जो डंक है, जो ये सर ये इंडस्ट्रियल यूज भी होने लगा है, क्योंकि ये गोबर जो गैस लकड़ी जैसा बना देते हैं उसको, और वो उसकी जो कैपेसिटी है, एक तो क्या वो आपको पॉल्यूशन नहीं करता है, प्लस उसकी डेंसिटी लकड़ी से, मतलब जो अपन फायर करते हैं उससे ज़्यादा अच्छी है। तो इंडस्ट्री में बहुत अच्छा यूज़र है। मेरा जो एक क्लाइंट है वो सिर्फ यही करता है सर, उसका टर्नओवर है 350 करोड़। वाह। और इंडिया में सर, वो इंडिया का टर्नओवर को 50 करोड़ 300 करोड़ सर वो यूरोप में देता है ना। यूरोप में, क्योंकि सर यूरोप वाले वेरी वो कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट, 300 करोड़ रुपए वहां देते हैं। अब देखिए, ये तो हो गए 3 ऐसे धंधे जो गांव से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। अब मैं 3 धंधे आपको बोलता हूँ शहर से शुरू करने वाले। सर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को उठा लो, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है, उसको रिसाइकल करने का काम शुरू कर लो। चाहे आप रद्दी उठा लो, उससे पेपर बैग बनाने शुरू कर लो। एकदम सस्ता, सुंदर, टिकाऊ धंधा है। हर दुकान को जरूरत है, हर दुकान को। सही बात है, ठीक। सही बात है। आप अगरबत्ती का धंधा शुरू कर लो। ठीक। आप सबसे ज्यादा जहां मिलावट हो रही है ना मसालों में, आप खड़े मसाले खरीदो बाजार से, उसको पिसवाओ और पैक करके बेचना शुरू कर दो, शुद्ध मसाला। ये तीनों धंधे ऐसे हैं सर जो 25-30 हज़ार में शुरू हो सकते हैं, या 50 हज़ार मान लो ज्यादा से ज्यादा। तीनों धंधे ऐसे हैं, आप किसी भी शहर में रह रहे हो आप ये तीनों धंधे कर सकते हो। अब आप और बड़े शहर में रह रहे हो, मान लो मुंबई, दिल्ली, ऐसे किसी शहर में हो, आप टिफिन का बिजनेस शुरू कर लो। आप फ्रूट सलाद का बिजनेस शुरू कर लो। मेरे एक मित्र हैं पुणे में, आज से 4-5 साल पहले उनको हमारी कंसल्टेशन हुई तो मैंने उनको आइडिया दिया कि आप स्प्राउट्स और सलाद का काम शुरू करो। भाई साहब, आज वो डेली 250 से 300 पैकेट बेच रहे हैं, और एक पैकेट 100 रुपए का बेचते हैं। बेहतरीन। 250 पैकेट 100 रुपए का, कितने का धंधा रोज कर रहा है? 25,000 में बोलता हूँ 20% भी कमाता है तो कितना पैसा कमा रहा है? आज एक IT इंजीनियर की कितनी सैलरी है महीने की? 50,000 रुपए, 1.5 लाख तो भी कमा ही रहा है। ठीक। तो आप बड़े शहर में हो, फ्रूट सलाद शुरू कर दो। अभी हम जिस जगह पे हैं, यहाँ पे भी मेरे को एक सब्जी वाला मिला था। यहाँ पे वीक में 7 दिन अलग अलग जगह सब्जी लगती है। अच्छा, ओके। अब वो सब्जी वाले की आप ब्यूटी देखो, उसने सब जगह अपना ऑनलाइन घर पे सब्जी पहुंचाने का धंधा शुरू कर दिया। अब वो सब जगह अपनी दुकानें लगाता है, ग्राहक बनाता है, और जैसे इस वीक में इस रोड पे वो लगना है, तो अब इस वीक में जो इनसे लेके गया उनको सबको बोलता भैया मैं घर पे भी ऑनलाइन सब्जी बेचता हूँ सेम रेट में। सर उसका ऑनलाइन प्रतिदिन 1.25 लाख से 1.5 लाख की सब्जियां जा रही हैं। क्या बात। उसने 12-15 लोगों की टीम बना के रखी है जो घर घर जाके सब्जी डिलीवर करता है। जबरदस्त। ये भी मतलब बड़ा स्कोप है इसमें भी। तो सर धंधों की कहीं कमी नहीं है, बस खाली इसको खोल के बैठना पड़ता है। धंधा ही धंधा है, और विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा। जो अपना यही था कि भाई विश्वास तो करना पड़ेगा, बिजनेस ग्रो करना है तो। अब तीसरा आपको बड़े शहर का धंधा बताता हूँ। सिक्योरिटी एजेंसी का धंधा शुरू कर दो। आप अच्छे ग्रामीण इलाकों से लोगों को लेके आओ, उनकी शानदार ट्रेनिंग करो, सिक्योरिटी एजेंसी में अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करो। बड़े शहरों में हर बिल्डिंग में ज़रूरत है। तो ये तीनों काम में आपको बताओ कहाँ बड़ा पैसा लग रहा है, कहाँ करोड़ों रुपए लग रहा है। ये तीनों मैंने जितने आपको 8-9 काम बताए अभी, एक भी काम ऐसा नहीं है जिसमें 5 लाख से ज्यादा लगे। हाईएस्ट साइड 5 लाख, हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट। ये सब काम 25,000 से लाख 1.5 लाख के बीच में हो जाएंगे। तो पंकज भाई धंधे बहुत हैं, और मैं तो इतने धंधों को कंसल्ट करता हूँ, सुबह दोपहर शाम उसी में रहता हूँ। तो मुझे तो लगता है जिस भी व्यक्ति ने अवेयरनेस के साथ काम शुरू किया उसके धंधे को बड़ा करना एकदम चुटकियों वाला काम होता है। बस वो खुले माइंडसेट का होना चाहिए, विश्वास करने वाला होना चाहिए, और सरेंडर होकर काम करने आए। मतलब एक होता है जो अभी बीच में अपनी बात हुई कि अपने को सब पता है, उसके साथ अपन कुछ नहीं कर सकते। जो 100% सरेंडर होकर आए कि भैया आप जो बोलोगे मैं मेहनत करने तैयार हूं, उसके धंधे को ग्रो करना एकदम आसान काम है।
और जब भी बिजनेस में आए, जैसे अगर बात करें सर, बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस है कि उनको जॉब वाले, अगर आप बात करें जॉब वाले 99% लोग बोलेंगे मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस, वो आ नहीं पाते हैं बेसिकली, शिफ्ट नहीं करते। तो एक चीज़ जो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि वो जब आप बेसिकली अगर आप जॉब छोड़ के बिजनेस में आ रहे हो, तो आपको भाई साहब झाड़ू भी लगाना है, आपको माइंडसेट हर काम करने का होना चाहिए शुरुआत में, जब तक आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो। क्योंकि आपने जो पहले बताया कि 5 साल तक तो आपको हर काम करना है, मजदूर ऑफ योर कंपनी, आपको हर काम करना है। अभी कभी झाड़ू भी लगाना पड़े, कभी ये भी करना पड़े, कहीं इधर भी जाना पड़े, हो सकता है सेल्स नहीं वाला नहीं आया तो सेल्स करना है भाई, आपके ऑपरेशन आया नहीं तो ऑपरेशन में जाना है, कहीं आपको डिलीवरी करनी है। मैं अभी एक आर्टिकल देख रहा था, एक बड़ा को फाउंडर है सर, उसने स्टार्ट किया अपना, जब वो तो शुरुआत के टाइम में सर वो खुद डिलीवरी करने जाता था अपना सामान। तो वो ये पंकज भाई, पता है जो लोग जॉब में होते हैं और बिजनेस में जाने का निर्णय क्यों नहीं ले पाते? 2 बड़े कारण है। पहला तो जब वो जॉब में रहते हैं ना तो उनको 30 तारीख को सैलरी लेने की आदत होती है। बिल्कुल सही बात है। जब आप बिजनेस में जाते हो तो आपको 30 तारीख को सैलरी देने की चिंता होती है। सही बात है। ठीक। दूसरा, वो चाहते तो हैं कि वो जॉब से बिजनेस में जाएं, पर वो करना नहीं चाहते। अच्छा, मतलब ये थोड़ा, मतलब वो दूसरों को देख के उनको तो लगता है मैं भी बिजनेस शुरू करूं, एक्सपीरियंस तो है। है। जो बिजनेस के चैलेंजेस हैं, वो हैंडल नहीं करना चाहते, उनको नहीं लेना चाहते। मतलब बिजनेस से जो उनके ड्रीम्स हैं वो जरूर पूरा करना चाहते हैं, पर उस ड्रीम्स को पूरा करने के पीछे जो एफर्ट लगना है, जो चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, उसके लिए उनका माइंडसेट प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आदी बना लिया है जॉब की मेंटलिटी में रहने का। बस इतनी बात है। जिसने इसको तोड़ा है, मतलब आप गौर करो, कोई व्यक्ति जॉब करता है और बिजनेस शुरू करता है, मैक्सिमम लोगों ने जॉब करने के 4 से 5 साल में अपना जॉब छोड़ के बिजनेस शुरू कर लिया। मैं ही एग्जांपल हूं। ठीक। और जो इस 5 साल जॉब करी और फिर छोड़ा मैंने, और जो इस दायरे के बाहर निकल गया, मतलब जिसने 5 साल से ज्यादा नौकरी कर ली, वो जीवन में बिजनेस नहीं कर पाएगा, और करेगा भी तो सफल नहीं हो पाएगा। देखो, ऑप्शनल सब जगह एक्सेप्शनल है। नहीं, लेकिन इसका रीजन है, सही बोल रहे हो। मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, तो मेरे पिताजी ने बोला था कि बेटा, और मेरे का भी ये मानना था कि मेरी एक 5 साल के बाद एक सैलरी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, जो मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। क्योंकि सर एक दिक्कत क्या है, जब आपकी इनकम बनती है तो आपके खर्चे उस हिसाब से हो जाते हैं, फिर उसको पीछे आना, ये करना। तो आप मेरी बात सही बोल रहे हैं कि ये बात है। तो जिसने 5 साल से ज़्यादा नौकरी कर ली ना, फिर वो बिजनेस कर नहीं पाएगा, और करेगा तो सफल नहीं हो पाएगा। तो अच्छा, मैं नौकरी करना बुरा नहीं मानता, नौकरी जरूर करना चाहिए। नहीं, फिर बिजनेस चलेगा कैसे? मतलब ये भी बात है। पर यदि आपके सपने बहुत बड़े हैं तो नौकरी आपको भूखा नहीं मरने देगी, पर आपको कम पैसों में जिंदगी जीना सिखा देगी। आप बड़े सपने मत देखो फिर। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपको त्याग भी बड़ा करना पड़ेगा। फिर जो मैंने पहले बात बोली ना कि 5 साल मजदूर बनने तैयार हो, तो 5 साल आपने नौकरी की, वहां पे भी आप मजदूर थे। अगले 5 साल जब अपना धंधा करोगे तो वहां से बड़े मजदूर बनोगे। ये बात मेंटली प्रिपेयर रखो। और एक और चीज सर जो बहुत मतलब है कि जो आपने पहले बताया कि 30 तारीख वाली आदत है, जो फिक्स वाली आदत है, वो भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 30 तारीख को आप लेना नहीं है, देना है। वो तो पहली बात बताई मैंने। वही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30 तारीख को आपको पेन लेना है कि अब मुझे सैलरियां देनी है। यहाँ तो क्या 30 तारीख को खुशी होती है, वहां 30 तारीख को खुशी नहीं होती, चिंता होती है कि यार आज मेरे साथ 20 लोग जुड़े हैं, उन 20 लोगों के परिवार का मुझे ध्यान रखना है, उन 20 लोगों की मुझे सारी जरूरतों की पूर्ति करनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो। मतलब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि भारत में हर व्यक्ति अपने अधिकारों की बात करता है कि मेरा अधिकार है अच्छी रोड मिले, पर अपनी जिम्मेदारी की बात नहीं करते। भाई तेरी जिम्मेदारी भी तो है कि तू थूके ना उस पे। अधिकार सबको चाहिए, जिम्मेदार कोई नहीं बनना चाहता है। सही बात है, सही बात है। तो जिस दिन आदमी अपनी जिम्मेदारी समझेगा उस दिन अधिकार अपने आप आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात है, ये बहुत सही बात बोली आपने। और मेरे को लगता है कि ये इस आखिरी जिम्मेदारी और आखिरी के साथ मेरे को लगता है ये एंड करते हैं। मेरे को बहुत मजा आया है इसके बाद में, और मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत मजा आया, ऑडियंस को बहुत मजा आया है उनको समझ के। और आज हमने इतनी सारी चीज़ें के बारे में जाना। मतलब मैंने तो बेसिकली एक चीज़ और जाना कि हम छोटी पूंजी से भी कैसे 9-10 बिजनेस आपने बताया, कैसे हम स्केल कर सकते हैं। आप एक और पॉडकास्ट करो मेरे साथ। हाँ बिल्कुल, मैं आपको 25 डिटेल में सारे बिजनेस की डिटेल बताऊंगा। 25 ऐसे बिजनेस जो 25,000 से कम में शुरू कर सकते हैं, और यदि कोई मेहनत करे, पूरी जान लगाए, तो उसमें वो आराम से 25 से 50,000 रुपए महीने कमा सकता है, जो एक आईटी इंजीनियर कमाता है। मैं 25 धंधे बताऊंगा। 1500 यदि आप सब लोग चाहते हैं कि मैं पंकज भाई के चैनल पे आके 25,000 रुपए
से 50,000 के इन्वेस्टमेंट में 25 धंधे बताऊं बिल्कुल डिटेल केस स्टडी के साथ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो 25,000। यदि कमेंट बॉक्स हमें ऐसा लगेगा कि भर गया है तो हम जरूर आएंगे और 25 नए बिजनेस आइडिया आपको बताएंगे जो आप बहुत छोटी पूंजी से किसी भी गांव किसी भी शहर से शुरू कर सकते हो। मजा आ जाएगा। और आप हमें बताइए, लिख के बताइए कि आपको करना। और अगर सर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, इसको सर आई विल बी आस्क्ड, इट विल बी रियली आप थैंकफुल रहेंगे कि आप उसको कमेंट के जो है रिप्लाई वगैरह आप करिएगा, टीम को बोलिएगा या करेंगे। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, तो मैं चित्रेश जी को बोलूँगा कि वो आपको डाउट को क्लियर कर लेंगे। और ऐसे पॉडकास्ट को अगर आपको लगता है किसी और पॉडकास्ट को बुलाना है, कुछ को, तो डू कमेंट अस। आप अपने दोस्तों में शेयर करिए जो कि बिजनेस करना चाहते हैं या जॉब में हैं, जो कि जॉब से बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस में जो स्केल करना चाहते हैं, या बिजनेस है जो कि उनका फैमिली बिजनेस है, वो अपने बिजनेस में स्टक हैं और कैसे उसको ग्रोथ चेंज करें, कैसे ट्रस्ट फैक्टर लेके आएँ, कैसे अपने माइंड को शिफ्ट करें, कैसे साइकोलॉजी डेवलप करें, तो उनको शेयर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर। थैंक यू चित्रेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, आप आए, आपने इन्विटेशन किया। पंकज जी, थैंक यू सो मच। मैं आपके ऑडियंस के लिए एक फॉर्म दे दूंगा, जिस फॉर्म में उनके जो भी क्वेश्चन होंगे मेरी टीम उनको रिवर्ट करती रहेगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।